मत मारो मुझे प्लीज, मत मारो मुझे प्लीज, मत मारो मुझे प्लीज, मत मारो। वीएस पुलिस स्टेशन फौरन बीट नंबर 14 को रिपोर्ट करो। आरे में एक अज्ञात औरत की बॉडी मिली है। बीट नंबर 14 आरे कॉलोनी वीएस पुलिस स्टेशन तुरंत रिपोर्ट करें। अनगिनत वार किए गए, बहुत बुरी तरीके से मारा। कपड़े, अंगूठी, घड़ी और सैंडल देखकर तो ये लगता किसी अच्छे घर के हो। बॉडी और पत्थर पे खून अभी भी ताज़ा है, मतलब मर्डर हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। सर, औरत की बॉडी से पर्स, फोन, आईडी ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके, और आसपास भी ढूंढा है, कुछ भी नहीं मिला। कौन हो सकती है औरत? रीगेन 19। घड़ी ब्रांडेड है शायद, काफ़ी महंगी लग रही है। लगता तो है सर, लेकिन कंफर्म करना पड़ेगा। और सर ये अंगूठी, ये सोने की लगती है। इस पे ये शायद कोई गुड लक स्टोन है। और टॉप? सर ये टॉप भी महंगा लग रहा है, शायद किसी मॉल वॉल से खरीदा होगा। जब ये बॉडी आपको मिली उससे तकरीबन 3 या 4 घंटे पहले इनका मर्डर हुआ है। हमें आरे में बॉडी मिलने की खबर सुबह 8:15 बजे मिली, तो मर्डर 4 से 6 के बीच में हुआ होगा। राइट, और इनके घाव अभी तक ताज़ा हैं। ये पत्थर पे जो ब्लड के सैंपल्स मिले हैं वो विक्टिम के ब्लड के सैंपल से मैच भी हुए हैं। मतलब विक्टिम का चेहरा इसी पत्थर से बिगाड़ा गया। राइट। डॉक्टर, चेहरे का नक्शा कुछ बचा जिससे विक्टिम की पहचान हो सके? पूरी तरह से कुचल दिया गया है, और किसी चाकू जैसी धारदार चीज़ से इनके पेट और छाती पे 21 दफ़ा वार किए गए हैं। 21 बार किस तरफ इशारा करते हैं? इशारे का तो पता नहीं संजय, बट नफरत ज़रूर दिखती है। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, बट ये सेक्सुअली एक्टिव ज़रूर थी। आखिर कौन हो सकती है औरत? क्या कहानी है इसकी? क्यों किसी ने इस औरत को इतनी बेरहमी से मारा है? एक औरत जिसका बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया था। कौन थी औरत और क्या थी इसकी कहानी? और यह तभी पता चल पाता जब इसकी पहचान हो पाती, और इसकी पहचान ढूंढना ही इस केस में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। एक औरत जिसकी उम्र लगभग 28 से 30, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ, नीली जीन्स और पीच रंग का टॉप, ब्राउन सैंडल, बाएं हाथ में जेप्सन घड़ी और दाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहने गोरेगांव पूर्वा आरे के नजदीक मृत पाई गई है। इस औरत के बारे में अगर किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो फौरन वीएस पुलिस स्टेशन को इन नंबर्स पर संपर्क करे। अगले 24 घंटों के अंदर वीएस पुलिस ने आरे में मिली अज्ञात औरत की लाश की खबर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशंस में भेजी, इस उम्मीद में कि कहीं तो इससे मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो, जिससे वो इस अज्ञात औरत की पहचान कर पाए। सर, मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट किए हुए 2 दिन हो गए, और अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि इस औरत से मिलती जुलती कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। औरत को गायब हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। कुलकर्णी, आरे के आसपास पता की, शायद कोई औरत गायब हो, रिपोर्ट ना लिखवाई गई। खबरियों को काम पर लगाया सर, पर अभी तक उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और ना ही सामने से कोई मिसिंग होने की बात आई। तो हो सकता है औरत मुंबई की ना हो, ये किसी दूसरे शहर से मुंबई में आई हो सकता है सर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस औरत का मर्डर 4 सितंबर की सुबह 4 से 6 के बीच हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जो सर्विस रोड उतरता है आरे की तरफ, जहाँ इसकी लाश हुई, वो ज्यादा अंदर भी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि इसकी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट हो, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड साथ नहीं हो, उसी ने इसको रास्ते में मार डाला, चेहरा बिगाड़ के फेंक दिया ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। अगर ऐसा है तो फिर इसने अपनी फ्लाइट मिस की होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स में इसका नाम जरूर होगा, वहां से पता करो। पैसेंजर का नाम क्या है? नाम नहीं पता, अब तक उसकी पहचान नहीं हुई। हमें पक्का पता नहीं है कि उसकी फ्लाइट मिस हुई, लेकिन अगर आपके रिकॉर्ड में कोई ऐसी औरत है जिसकी उम्र 28 से 30 साल है और उसने अपनी फ्लाइट मिस की, तो हमारे पास एक लीड हो सकती है। रीगेन 19।
ये जीन्स का ब्रांड हमने लास्ट ईयर 2018 फरवरी में लॉन्च किया था। जीन्स के लेवल पे जो मार्किंग है, शायद उससे पता चल जाए कि जीन्स किसने खरीदी थी। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगी, पर ये जीन्स एग्जैक्टली किसने खरीदी है ये पता लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हम ऑल ओवर कंट्री में अलग अलग जगह पे सेल करते हैं ये जीन्स का। जेप्सन वॉच हमारी जुबली सीरीज की प्राइम कलेक्शन, और घड़ी का जो मॉडल आपने भेजा है वो जुबली प्राइम लेडीज वॉच है। मिस्टर शेखर, हमें एक डेड बॉडी मिली है जिसके हाथ में ये घड़ी थी। अभी तक उस औरत की पहचान नहीं हो पाई। आप इस घड़ी की सेल डिटेल्स दे सकते हैं? कब किसने खरीदी? पर बिना नाम के मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि उस दिन किस लेडी की फ्लाइट मिस हुई है? आपके पास ऐसी कोई तो लिस्ट होगी जिसमें उन पैसेंजर्स की डिटेल्स होगी जिन्होंने अपनी फ्लाइट मिस की है। सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक 40 डोमेस्टिक और 25 इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलग अलग टर्मिनल से हैं। अगर उस लेडी ने पहले ही चेक इन कर लिया होगा तो इनमें और भी एयरलाइंस जुड़ जाएंगी, और अगर हर एयरलाइन से मैंने लिस्ट भी मंगवा ली तब भी ये पता कर पाना मुश्किल है कि उस दिन किस लेडी की फ्लाइट मिस हुई है। लेकिन जो लॉट बनते हैं उसके स्टॉक की डिटेल तो होगी ना, कि आपने वो स्टॉक कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए और उन लोगों ने आगे किन्हें बेचे। अगर ये लेवल और इसके डिटेल से आप पता लगा पाए कि ये कब मैन्युफैक्चर हुई थी और किस डिस्ट्रीब्यूटर को बेची गई थी, तो शायद हम भी ये पता लगा पाए कि ये जीन्स किसने खरीदी थी। लेकिन सर उसके लिए मुझे बैकडेट जाके सभी आउटलेट्स के स्टॉक डिटेल्स, सेल, परचेज सब चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा। मिस्टर शेखर, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इस केस को सॉल्व करने के लिए, उस औरत की पहचान के लिए कि वो औरत कौन थी और किसी ने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला। पर तुम मेरी भी तो मजबूरी समझो। इट्स अ हाई प्रेशर जॉब। यहाँ वर्क का इतना प्रेशर है, स्टाफ ओवरवर्क्ड है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि कोशिश कर सकती हूँ। आप मुझे वो लेबल मेल कर दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम इस बॉडी को ज़्यादा 1 हफ्ते तक प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी ऑलरेडी सड़ना शुरू हो चुकी है। बस डॉक्टर कुछ दिन और, जल्दी हमें इसके बारे में कोई लीड मिल ही जाएगी। उस अनजान औरत की लाश से मिली चीजों की पुलिस शिनाख्त तो कर रही थी, पर कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग पा रहा था। और फिर उस औरत के हाथ की अंगूठी ने पुलिस को एक उम्मीद बंधाई कि ये औरत भारत के किस कोने से हो सकती है। बेशक किसी शहर का नाम सामने नहीं आया, पर वो किस क्षेत्र से हो सकती है ये अंदाजा लगाया जा सकता था। ये अंगूठी सोने की नहीं, पीतल की है सर। सोना या पीतल में कोई फर्क नहीं पड़ता सर, असली कीमत इस स्टोन की है। ये स्टोन काफी कीमती है। कौन सा स्टोन है ये? इसे पुखराज कहते हैं, और इसे इस उंगली में, तर्जनी में, इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। हाँ, लाश की उसी उंगली में ये अंगूठी। आप बता रहे थे बहुत कीमती होता। कई लोगों का मानना है कि धन वृद्धि, मतलब काम अच्छा चले, लक के लिए, सुख समृद्धि के लिए, या जिन औरतों को बच्चा नहीं होता है वो संतान प्राप्ति के लिए भी ये अंगूठी पहनते हैं। इस अंगूठी से पहनने वाले के बारे में कुछ पता चल सकता है? पहनने वाला कौन होगा, कहाँ का रहने वाला होगा? कौन का तो पता नहीं, लेकिन शायद ये उत्तर भारतीय हो सकती है। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, वो तो काफी बड़ा है, कई स्टेट्स है उसमें। नॉर्थ इंडिया क्यों? इस स्टोन की कटिंग और डिजाइन उस तरफ के लोग पसंद करते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में अलग तरह की डिजाइन और कटिंग्स लोग पसंद करते हैं, और इसे देखकर कहा जा सकता है कि ये नॉर्थ इंडियन डिजाइन की है। अंगूठी से और कुछ पता चल सकता है? किस ज्वेलर ने बनाई, कोई कोड वगैरह, खरीदने या बेचने वाले के बारे में कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। गोल्ड रिंग होती तो कोड होता, ये तो सिंपल प्लेन अंगूठी है। उस अनजान औरत की डेड बॉडी की फोटो, उससे जुड़ी हर जानकारी उत्तर भारत के हर छोटे बड़े शहर में भेजी गई। स्थानीय लोकल नेटवर्क को भी डेड बॉडी से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो जो इस औरत से मैच करती और डेड बॉडी की पहचान पर अटके हुए इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ने में मददगार साबित हो। सर, हमने खबरियों को काम पर लगाया है। गोविंद ने भी अपनी पूरी टीम को वेस्टर्न सबअर्ब के सारे होटलों में चेक करने के लिए भेजा है, पर प्रॉब्लम यह है कि बॉडी का चेहरा ही नहीं। चेहरा नहीं है, लेकिन बॉडी की बाकी चीज़ें तो है। कपड़े, घड़ी, अंगूठी, सैंडल, ये सब। हो सकता है विक्टिम मुंबई में कहीं बाहर से आई हो, तो किसी ने किसी होटल में चेक इन किया होगा। उस होटल के सीसीटीवी में कैप्चर जरूर हुई होगी। सर, हमने सब जगह देखा, पर ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दिया। कुलकर्णी, कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं? विक्टिम मुंबई की हो, मिसिंग हो, पर मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई नहीं गई, और उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको मार दिया, और चेहरा इसलिए बिगाड़ा गया ताकि पहचान ना हो सके। सर, फिलहाल तो हमें बॉडी के बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना है। मुर्दा घर वाले कह रहे हैं कि वो बॉडी को ज़्यादा दिन नहीं रहती। मुझे तो लगता है हमें बॉडी को दफना देना चाहिए। जैसे कोई लीड मिलेगी, री इंस्पेक्शन के लिए हम बॉडी वापस निकाल सकते हैं।
नॉर्थ इंडिया, लखनऊ। जेपसन जुबली प्राइम वॉच से एक इंफॉर्मेशन आई है। 17 अप्रैल 2019 को लखनऊ के एक आउटलेट से सेम मॉडल की घड़ी खरीदी गई थी। ये उसका बिल है। बिल में खरीदने वाले की सारी डिटेल्स हैं। राकेश अग्रवाल, खरीदार का फोन नंबर भी है 444939। राकेश अग्रवाल। हेलो, राकेश अग्रवाल जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं मुंबई पुलिस से पीआई संजय कुमार बोल रहा हूँ। जी कहिए सर। राकेश जी, आपने 17 अप्रैल 2019 को एसके मॉल में जेपसन वॉच के आउटलेट से जेपसन जुबली प्राइम वॉच खरीदी थी। हाँ तो आप बता सकते हैं वो घड़ी आपने किसके लिए खरीदी थी? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आखिर बात क्या है? क्योंकि वैसे ही सेम घड़ी हमें मुंबई में एक औरत की डेड बॉडी पे मिली है। उसका मर्डर 4 सितंबर को हुआ था। हाँ तो सर मिली होगी, इससे मेरा क्या लेना देना? देखिए सर, वैसे पूरी दुनिया में एकलौती घड़ी तो नहीं बनी होगी ना। हम लखनऊ पुलिस से कांटेक्ट कर चुके हैं, वो बहुत जल्द आपके एड्रेस पर पहुंच रही होगी। ये क्या बकवास है सर? अब वैसी ही घड़ी किसी डेड बॉडी पर मिली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मतलब उसके लिए आप मुझे परेशान करेंगे? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो घड़ी आपने किसके लिए खरीदी थी? सर मैंने अपनी वाइफ के लिए खरीदी थी। ये उसका बर्थडे गिफ्ट था। 20 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है तो इसलिए मैंने 17 अप्रैल को खरीदा था। क्या नाम है आपकी वाइफ का और इस वक्त कहाँ है? प्रिया अग्रवाल। वो किचन में है और मेरा लंच पैक कर रही है। मैं आपको अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप उनके पास ही रहिएगा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने वो घड़ी अपनी वाइफ को गिफ्ट की थी? हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वो घड़ी आज भी आपके पास ही है। सर ये मेरी वाइफ प्रिया अग्रवाल। प्रिया जी, क्या मैं वो घड़ी देख सकता हूँ जो आपके हस्बैंड ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट की थी? इतना काफी है या और कुछ देखना है आपको जिससे आपको और तसल्ली हो जाए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या और कुछ? सर, लखनऊ पुलिस ने कंफर्म किया है कि वो औरत राकेश अग्रवाल की पत्नी प्रिया अग्रवाल ही है। उन्होंने पड़ोसियों से भी पूछताछ की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किए। सर, आपने मुझे जो कोड दिया था उसके मुताबिक हमारे रिकॉर्ड्स में ये घड़ी राकेश अग्रवाल ने ही खरीदी थी लखनऊ में। फिर भी आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो मैं फिर से चेक करता हूँ। लेकिन मिस्टर शेखर, मैंने आपको घड़ी का बैच नंबर, बाकी सारी डिटेल्स भेजी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में कोडिंग के समय सीरियल नंबर में कुछ मिक्सअप हो गया हो। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं फिर से चेक करता हूँ। रीगन 19 जींस की कंपनी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पूछने पर यही कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। सर एयरलाइन से भी पता चल पाना मुश्किल है। हम हर रोज कॉल कर रहे हैं लेकिन उन पे भी काम का प्रेशर है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक औरत गायब है लेकिन उसका पता लगाने वाला कोई भी नहीं। क्या उसकी फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी नहीं जो ये पता लगाना चाहे कि औरत कहाँ चली गई? The number you have called is currently switched off. शीला, राधिका का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस क्या कह रही है? वो तो कह रही ढूंढ रही है, पर राधिका अचानक ऐसे कहाँ चली गई? बारह दिनों की कोशिश और मेहनत के बावजूद आरे के जंगल में मिली अनजान औरत की लाश को बिना नाम दफनाना पड़ा क्योंकि पुलिस अब तक उसकी पहचान ढूंढने में नाकामयाब रही थी। दूसरी तरफ एक दूसरे एरिया की पुलिस को भी एक औरत की अज्ञात लाश मिली थी। इस लाश की भी पहचान नहीं हो पाई थी और उसे भी दफनाया जा रहा था और इसकी जानकारी वीएस पुलिस स्टेशन को नहीं थी। पर अब एक स्पष्ट जानकारी वीएस पुलिस को मिलने जा रही थी उस मर्डर की जो शायद किया जा चुका था। आसिफ मोहम्मद नाम है साहब उसका, मलाड वेस्ट में रहता है। उसको उठाइए, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। आसिफ मोहम्मद, किसी का मर्डर किया इसने? अपनी बीवी मरियम मोहम्मद का।
सस्पेंस मत बढ़ा गोविंद, साफ साफ बोल। साहब इसकी बीवी 3 सितंबर से गायब है। मतलब ये कि वो अपन लोगों को एड़ा बना रहा है। आरे में जो औरत का डेड बॉडी मिला है ना, उसका हुलिया इसी ने चेंज किया ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी अच्छे घर की औरत है और पुलिस का ध्यान इस आसिफ पे जा ही नहीं। चल आसिफ मोहम्मद का एड्रेस है, देखते हैं कितना सही है तेरा टिप। आसिफ मोहम्मद। मैं ही हूँ साहब। क्या हुआ? तेरी बीवी मरियम मोहम्मद कहाँ है? मैंने मरियम को मारा, अपनी बीवी को? क्या बात कर रहे हो साहब? मारा नहीं तो गई कहाँ? पूरा घर छान मारा। तुमने अपने घर से उसकी एक एक चीज गायब कर दी। ये अंगूठी, घड़ी, सैंडल और ये जीन्स, ये सब कहाँ से लाया था मरियम की बॉडी को पहनाने के लिए? साहब आपको किसने बोला ये मरियम है? अच्छा चल तो बताइए कौन है? अब ये कौन है साहब तो पता नहीं, लेकिन मरियम से मेरी रोज बात होती है। अगर मैं सुबह बात नहीं कर पाता हूँ तो रात को अक्सर जरूर बात हो जाती है। आपको अगर यकीन नहीं हो तो मैं आपकी अभी उससे बात करवा देता हूँ। अच्छा बात करो। क्या साहब, आपको किसी ने कुछ भी बोला और आप भी ना? लो साहब घंटी जा रही है, आप खुद ही बात कर लो, आपको यकीन। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कौन बोल रही हैं? पहले आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मेरे शौहर आसिफ का नंबर है। आपके पास कैसे आया? मैं मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर संजय शर्मा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर? लेकिन ये तो मेरे शौहर आसिफ का नंबर है। वो ठीक तो है ना? मेरी बात कराइए उनसे। बात करवाएंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपके शौहर का पूरा नाम क्या है? आसिफ मोहम्मद। आखिर बात क्या है बताइए मुझे, और इस तरह डराइए मत। और आपका पूरा नाम क्या है? मरियम मोहम्मद। अल्लाह के वास्ते मेरी उनसे बात कराइए, बड़ी मेहरबानी होगी। सर हमें आसिफ के घर से किसी भी औरत का कोई सामान नहीं मिला। मैंने उसके घर के आसपास पूछा, लेकिन सबका यही कहना है कि उसको कभी किसी औरत के साथ नहीं देखा उन्होंने। मरियम मोहम्मद? जी हाँ, आसिफ मोहम्मद की पत्नी। पत्नी? और मैडम वो तो यहाँ पे अकेले ही रहता है, उसके साथ कभी कोई औरत को देखा ही नहीं है। उसकी पत्नी तो जोधपुर में रहती है, उसने एक बार बताया था। सर लगता है इस बार भी घड़ी वाले राकेश अग्रवाल की टिप की तरह ही रॉन्ग नंबर लगा है। लगता है गोविंद का दिमाग खराब हो गया, ब्लाइंड मर्डर में ब्लाइंड टिप दे। खामखा आपने मेरी बीवी को डरा दिया साहब। और आपको किस बेवकूफ ने बोला कि मैंने अपनी बीवी का मर्डर किया? काम क्या करता था? दिहाड़ी मजदूर हूँ, कारपेंटरी करके जैसे तैसे 2 पैसे कमाता हूँ साहब, और उन 2 पैसे में से बचाकर अपने घर भेजता हूँ ताकि मेरी बीवी हमारे बेटे इखलाक को अच्छी तालीम दे सके, अच्छा खाना खिला सके। पुलिस को लगने लगा था कि लखनऊ के राकेश अग्रवाल की तरह उन्हें एक बार फिर गलत जानकारी दी गई थी, लेकिन आसिफ के जरिए पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा होने जा रहा था जो इस केस को एक अलग ही स्तर पर, एक अलग ही मोड़ पर ले जाने वाला था। अरे गोविंद, ये क्या मजाक लगा रखा है? हमारे सामने आने से पहले एक बार ठीक से पता तो कर लेता। आपको मेरे से ज्यादा वो आसिफ की बात पे भरोसा है? मैं बोल रहा साहब, मर्डर वही किया है। यदि खबर गलत निकली ना तो नेटवर्क छोड़ के आउट होने को तैयार है मैं। अरे गोविंद, उसकी बीवी मरियम तो जोधपुर में है, हमने बात की उससे। वो अपन लोगों को फिर से घुमा रहा है साहब। उसका इधर एक औरत के साथ सेटिंग है। अपना पंटर लोग उस औरत का एड्रेस ढूंढ देंगे। नाम और एरिया मालूम है मेरे को, प्रीति नाम है साहब, धंधा करती है उधर मीरा रोड में, किधर तो रहती है साहब। मैं पक्का बोलता है, आप बोलो तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार है कि जिस लेडीज का डेड बॉडी आप लोगों को मिला है ना, वो मरियम मोहम्मद ही है साहब। राजेश सर, मैं अभी आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ। जोधपुर घंटा घर के आसपास ही कहीं मरियम मोहम्मद का घर है। घर पे जो औरत आपको मिलेगी, हमें उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जिससे ये प्रूव हो सके कि वही मरियम मोहम्मद है। ठीक है निर्मला, आप फौरन उसका एड्रेस भेजो, इससे पहले कि वो भागने की कोशिश करे। मैं एक टीम लेकर उसके घर पहुंचता हूँ। आपको जो करना है करो, जो देखना है देखो, लेकिन मुझे बताओ तो सही, आपको कौन गुमराह कर रहा है कि मैंने अपनी बीवी को मारा है? ये गोविंद को क्या हो गया? नशा वशा करने लगा है क्या? वो तो अब भी यही कह रहा है सर कि आसिफ ने अपनी बीवी को मारा और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। वो तो ये भी कह रहा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, प्रीति नाम है उसका, धंधा करती है, और उसी के लिए उसने अपनी वाइफ मरियम को मारा है। ये आसिफ अपनी बीवी मरियम का कत्ल यहाँ करता है मुंबई में, फिर दूसरी मरियम जोधपुर में पैदा कर देता है। तो करने ये आसिफ इतना शातिर है क्या?
ये क्या नाटक चल रहा है साहब? पहले मुंबई पुलिस आसिफ के नंबर से मुझे फोन करती है और अब आप लोग आकर दुनिया भर के सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं ही मरियम मोहम्मद हूँ और ये मेरे और आसिफ का बेटा इकलाक मोहम्मद है। तो आपके पास आपका कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी तो होगा, दिखाइए। क्यों दिखाऊं? मैंने कहा ना कि मैं मरियम मोहम्मद हूँ। देखिए मैडम, आपके पति पर अपनी पत्नी के मर्डर का इल्जाम है और वो इस वक्त मुंबई पुलिस की हिरासत में। अरे लेकिन मैं हूँ उनकी बीवी और मैं जिंदा हूँ। आपको 10 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। इतना काफी है कि और सबूत चाहिए आपको? हमारे निकाह को 7 साल हो गए और 5 साल का हमारा बेटा है और हम कहीं बाहर से नहीं आए, यही जोधपुर से हैं। चाहिए तो मोहल्ले वालों को जाके पूछ सकते हैं। और हाँ, 4 घर छोड़ के आसिफ के अम्मी और अब्बू रहते हैं। सुबह से परेशान कर दिया आप लोगों ने हमें। सॉलिड झोल किया सब आसिफ ने। अबे कोई झोल नहीं है। जोधपुर की पुलिस मिली है उसके बीवी से, सारे सबूत मिले कि वो मरियम ही है। यहाँ तक कि उसके माँ बाप से भी बात की उन्होंने। हो ही नहीं सकता साहब, मैं 100% बोलता है झोल किया बोल के। अब मालूम नहीं उसने ये मरियम कब पैदा किया। मैडम, आप आसिफ के घर के आजू बाजू से पूछा क्या? हाँ, सबका यही कहना है कि कभी किसी ने उसको किसी औरत के साथ नहीं देखा। कैसे देखेंगे मैडम? मलाड में तो ये 5 सितंबर से रहने आया है। ये उसका दूसरा घर है। डल्ला है साहब आसिफ, पूरा धंधा काशी मीरा चलाता है। ये उसके मीरा रोड के घर का एड्रेस, जहाँ किसी ने भी इसे 4 सितंबर से नहीं देखा है। यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता है। 2-4 और लेडीज लोग भी है जिसको धंधे पे लगाया है। उसी में से प्रीति नाम की एक लड़की है जो उसकी एकदम खास है, और उसी के चक्कर में उसने मरियम का मर्डर किया। ये प्रीति भी उधर काशी मीरा में ही रहती है। ये उसके घर का एड्रेस, और ये पूरा खबर अपना उस्मान लेकर आया। साहब उस्मान ने प्रीति पे नजर रखा हुआ था। मैं क्या बोलता है साहब, आप लोग इस प्रीति को उठाइए और साथ में ना आसिफ के दोस्त राशिद को भी। ड्राइवर है, टैक्सी चलाता है। उसी की गाड़ी में ये लोग बॉडी को ठिकाने लगाने लेके गए थे। आसिफ, डिग्गी में से आवाज आ रही है। अबे तूने गला तो ठीक से दबाया था ना? हाँ यार, जब मैंने उसका गला दबाया था ना, पूरी सांस रुक गई थी उसकी। अब क्या करेंगे? राशिद तो एक काम कर, गाड़ी ना यहाँ से अंदर दबा ले, झाड़ी के अंदर ले ले। आगे पुलिस की चेकिंग मिल गई ना तो खाम में प्रॉब्लम हो जाएगी यार। ठीक है भाई। साहब ये है, ये राशिद का घर। राशिद खान, चल। मैडम छोड़िए। मैडम कहाँ लेके जा रही मेरे को? आसिफ मोहम्मद से मिलवाने, इंतजार करें। अरे साहब मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? साहब मेरी बात टैक्सी टो करवा के पुलिस स्टेशन लेके चल। अरे साहब मेरी बात तो सुनो। साहब मेरे किए क्या? हाँ साहब, यही आसिफ मोहम्मद का घर था, यही रहता था वो। और साहब सबको मालूम है वो क्या काम करता था। सिर्फ वही नहीं, उसकी बीवी भी इस धंधे में उसके साथ थी। बहुत नक्चड़ी औरत थी साहब। एक बार हमारी जिग भी हो गई थी उसके साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मैंने कभी तुम लोगों को धंधा करने के लिए बोला है? नहीं ना। ये शरीफों की रहने की जगह है। तू ना अपने गंदे धंधे अपने पति के साथ कहीं और जाके कर। पूरे मोहल्ले को गंदा कर रखा है तूने और तेरे पति ने। मुझे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो तुम लोगों को है। और बहुत ज्यादा गंदगी भी लगती है तो तुम लोग जाओ, मैं क्यों जाऊँ? हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ झांकने के लिए आती हूँ? नहीं ना। ये उसकी बीवी है मरियम मोहम्मद। नहीं तो ये उसकी बीवी नहीं है। नाम मरियम था कि क्या था क्या मालूम। ये तो झूठ भी बोल सकती है। यहाँ तो सब लोग उसको सबीना बुलाते थे। निकलो यहाँ से, फुरा। तो देख, क्या औरत है ये? सबीना? आप लोगों में से किसी के पास सबीना की फोटो है? सब बात तो सुनो साहब, सब बात तो सुनो। सबीना, काशी मीरा में यही नाम रखा था ना मरियम का। अब 2 मिनट में मुझे पूरा सच बाहर चाहिए, वरना तीनों को यहीं गाड़ दूं। इसी को मारकर फेंका था ना आरे के जंगलों में। यही है ना तेरी बीवी? इसलिए मरियम मोहम्मद
आखिरकार ऐसा लगने लगा था कि उस अज्ञात लाश को पहचान मिलने जा रही है, जो पुलिस को आरे के जंगल में मिली थी। 14 दिन पहले जिसका मर्डर हुआ था और अभी तक पता नहीं चला था कि वो कौन थी और उसे क्यों मारा गया था। पुलिस का मुखबिर गोविंद कत्ल के मकसद और पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस के पास आया, पर आसिफ और उसके साथी राशिद और प्रीति एक ऐसे मर्डर का खुलासा करने वाले थे जो पुलिस के भी होश उड़ा देने वाला था और मर्डर के केस को एक नया मोड़ देने वाला था। हाँ साहब, हमने यहीं से मारा है, लेकिन ये मरियम नहीं है, सबीना है। मरियम तो मेरी पहली बीवी का नाम है, जोधपुर में रहती है, जो आपकी बात कराई थी ना मैंने फ़ोन पे। वे सबीना कौन है? सबीना कुरैशी, ये भी धंधा करती थी साहब। मैं दिल्ली में मिला था। मैं दिल्ली में 4 साल से काम कर रहा था साहब। वहीं 2 साल पहले इससे मिला था। ये लो, इस एड्रेस पे जाना है। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुम लोगों ने? अरे थोड़े ढंग के कपड़े पहन के जाना, बड़े लोग हैं, समझ गई? और सुनो, जो बोले चुपचाप कर देना, खुश करके आना। बहुत मोटी पार्टी है, रेगुलर क्लाइंट बनाना है उन्हें। जी मैडम। अच्छा एक बात और, होटल के रिसेप्शन पे जाके ना खुद को गेस्ट बताना। क्या बताओगी? गेस्ट। और अंग्रेजी में बोलना। चलो जाओ, घबराओ मत जाओ। अरे सबीना जी जरा गौर तो फरमाइए। ये ले तेरा हिस्सा। मैं और सबीना मिलके काम करते थे। सबीना लड़कियां ढूंढ कर लाती थी, ऐसी लड़कियां जिन्हें धंधा करने में कोई एतराज़ नहीं होता था। मैं ऐसे ही अनजान लोगों को दोस्ती के मैसेज भेजता था, जिसमें घुमा फिरा के धंधे की बात लिखता था। उसमें से कोई जवाब देता तो उसे हाई क्लास लड़की देने का ऑफर देता था। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, आप फिक्र मत करो साहब। अरे नहीं साहब, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहोगे लड़की पहुँच जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। आप फिक्र मत करो। अरे मैं हूँ ना, देख लेना साहब, आप खुद ही बोलोगे यार आसिफ तूने दिल खुश कर दिया। सब सही चल रहा था साहब, पर फिर एक दिन हमारी एक लड़की पुलिस की रेड में पकड़ी गई और फिर पुलिस ने मुझे और सबीना दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हम दोनों जमानत पर बाहर तो आ गए, पर पुलिस रिकॉर्ड में आने के बाद वहाँ काम करना मुश्किल हो रहा था साहब। जैसे ही धंधा शुरू करते पुलिस उठा लेती। खर्चा पानी देने में तेल निकल गया हम लोगों का। बस मैंने और सबीना ने तय किया कि हम दिल्ली ही छोड़ देंगे और 1 साल पहले हम लोग मुंबई आ गए। यहाँ आके हमने काशीमीरा में अपना धंधा जमा लिया। ओए, तेरे धंधे पानी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, सीधा मुद्दे पे है, वरना तेल निकाल देंगे मार मार के तेरा। सर वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ ये प्रीति है ना, ये सामने से चलकर आई, पहले से इस धंधे में थी। मुझे सिखाएगा? आसिफ कल पैदा नहीं हुई मैं, समझा? एक तो प्रीति सामने से खुद चल के आई है, ऊपर से पूरे हफ्ते में 2 ग्राहक के पास भी नहीं गई है। अरे कैसे जाएगी वो? तबीयत ठीक नहीं है उसकी। तबीयत ठीक नहीं उसकी है? तबीयत ठीक नहीं है उसकी? मुझे घुमाएगा तू? मुझे पता नहीं मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है, पता नहीं है मुझे। हाँ ए सबीना, बहुत ज्यादा कर रही है तू, बोल रहा हूँ। मैं ज्यादा कर रही हूँ? मैं ज्यादा कर रही हूँ? हाँ तुझे क्या लगा तू कल की आई हुई प्रीति के साथ टाका भिड़ाएगा और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मरियम नहीं हूँ मैं जो चुपचाप एक कोना पकड़ के रोने बैठ जाऊँ, समझा? साला चैन से खाना भी दुश्वार कर दिया तूने, जब से बकवास कर रही है तू। आसिफ एक बात ना कान खोलकर सुन ले, अगर तूने कहीं और मुंह मारा ना तो खाना छोड़ उल्टा मैं तुझे खा जाऊंगी, समझा? और हाँ जाकर ना अपनी प्रीति को बोल दे यहाँ से उसका धंधा बंद, जहाँ से ये वहीं चली जाए। कल से मुझे यहाँ को दिखनी नहीं चाहिए, समझा? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? जितना बोला उतना कर, चल निकल यहाँ से। मैं सबीना को खुश रख रहा था, माँ मरियम को भी और यहाँ इस प्रीति को भी, लेकिन ये सबीना कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी साहब। खुद किसी की जगह मारकर बैठी थी और अब उसे धर्मपत्नी बनना था। आसिफ की जिंदगी में सारी जगह उसे अकेली को चाहिए थी। सबीना को कैसे मारा और कहाँ मारा? वहीं काशीमीरा वाले घर में, रात के अंधेरे में गला दबा दिया उसने। राशिद और प्रीति को सब प्लान पता था। ये दोनों राशिद की टैक्सी लेकर रात को मेरे घर आए
और हम सबीना की बॉडी को ठिकाने लगाने निकले। उसकी सांस बंद हो चुकी थी तो मुझे लगा वो मर गई, पर वो मरी नहीं थी। हम तीनों उसकी बॉडी चैम्बूर में कचरे के ढेर में फेंकने वाले थे, पर फिर हमें प्लान चेंज करना पड़ा साहब। आसिफ, इसका चेहरा बिगाड़ देते हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा। वैसे भी इसके आगे पीछे कोई नहीं था, किसी को भी नहीं पता चलेगा कौन थी। साली को जाने दो बिना पहचान के। ये घड़ी अंगूठी ये सब सबीना की है या पुलिस को गुमराह करने के लिए तुम लोगों ने उसकी बॉडी को पहनाया है? सब साहब सच बोल रहा हूँ, हमने सबीना की बॉडी पर कुछ नहीं डाला। मतलब ये घड़ी और अंगूठी सबीना की है? नहीं साहब। तो ये सब बॉडी पे कहाँ से आए? ये कपड़े, ये जीन्स टॉप सबीना के हैं ना? नहीं, ये कपड़े उसके नहीं हैं। मतलब पहले तुम लोगों ने सबीना का कत्ल किया, उसके बाद उसकी बॉडी को ये सब पहना है? साहब हमने ना कोई कपड़े बदले हैं, ना कोई अंगूठी पहनाई है, ना हमने कोई जींस पहनाई है। हमने बस पत्थर उठाया और उसका चेहरा बिगाड़ा है ताकि कोई उसकी लाश को पहचान ना सके। साहब राशिद, प्रीति, आसिफ, तुम लोग दिमाग खराब मत करो। ध्यान से देख, इसकी बॉडी पे ये सबीना की बॉडी है, इसकी बॉडी पे ये नहीं साहब, ये सबीना की लाश नहीं है। ये मत सोचना कि बॉडी के कपड़े बदल दिए तो तुम दोनों मर्डर के चार्ज से बच जाओगे। सबीना का कोई रिश्तेदार है? पता नहीं, 2 साल पहले दिल्ली में मिली थी, तब तो बोल रही थी कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। साहब ओए, ज्यादा नाटक मत कर, ये बॉडी सबीना की है ना? जब मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसे मारा है तो भला मैं अब क्यों झूठ बोलूंगा कि ये लाश सबीना की नहीं है? आसिफ सच बोल रहा है साहब, सबीना ने लाल सलवार और हरा कुर्ता पहना था और हमने तो उसके बॉडी से अंगूठी, चेन सब कुछ निकाल लिया था। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिससे उसकी पहचान हो सकती थी। साहब ये आसिफ एक नंबर का झोलर आदमी है। यहाँ एक औरत को अपनी बीवी बताता है और पकड़ा जाता है तो पता चलता है बीवी तो जोधपुर में है। बहुत चालाक आदमी है सब ये। उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसने कबूल नहीं किया तो हमें ये साबित करने में मुश्किल होगा कि ये सबीना की बॉडी है, इसलिए उसने सारी प्लानिंग पहले से की थी। सबीना के बॉडी के कपड़े, जूते, ज्वेलरी सब कुछ बदल दिया गया ताकि अगर कभी पकड़े भी गए और जुर्म कबूल भी करना पड़ा तो बॉडी पहचानने से मना कर दे। डीएनए टेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता जब वो खुद बोल रहा है कि उसे पता नहीं कि सबीना कहाँ से थी, उसका परिवार है भी या नहीं। एक और तरीका है इनसे सच उगलवाने का, इन तीनों को अलग अलग तोड़ दो। निर्मला, तुम प्रीति को देखो, मैं और कुलकर्णी राशिद और आसिफ को संभालते। एक टीम आसिफ और राशिद को लेकर उस स्पॉट के लिए निकली जहां उन्होंने सबीना की लाश को फेंका था। दूसरी टीम क्राइम स्पॉट का पता लगाने के लिए प्रीति को लेकर अलग से निकली। बता, बॉडी कहाँ फेंकी थी और जिस पत्थर से चेहरा बिगाड़ा था वो पत्थर कहाँ था? तुमने बॉडी यही फेंकी थी? हाँ मैडम, वो जो पेड़ है ना वो साइड में, पत्थर उसी के पास पड़ा था।
मैडम राशिद ने पत्थर यहाँ से उठाया था। और सबीना की लाश यहाँ पड़ी। पक्का तुमने बॉडी यही फेंकी थी? हाँ मैडम। बता जल्दी, कहाँ फेंकी थी? साहब, हमने सबीना की लाश को यहाँ नहीं फेंका था साहब। यहाँ नहीं फेंका था तो कहाँ फेंका था? साहब, ये जगह तो गोरेगांव हाईवे से 2 मिनट की दूरी पर है। हम लोग तो आरे के उस पार पवई तक निकल गए थे और वहाँ सबीना को होश आ गया था तो हम लोगों ने गाड़ी अंदर की तरफ ले ली थी। सर मुझे लगता है ये लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि प्रीति हमें जिस जगह लाई है ये भी आरे का एक हिस्सा है, लेकिन ये उसका दूसरा छोर है, पवई साइड की तरफ। ओके निर्मला, तुम वहीं रुको, हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं। आसिफ और राशिद भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने सबीना की बॉडी यहाँ नहीं फेंकी थी। चलो, जहाँ बोल रहे हो वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या बताते हो तुम लोग। कहाँ फेंकी थी बॉडी तुम लोगों ने? हैरानी की बात यह थी कि आसिफ मोहम्मद और राशिद खान पुलिस को ठीक उसी जगह लेकर गए जहां प्रीति पुलिस की दूसरी टीम को लेकर पहुंची। भाई साहब, हमने सबीना की लाश को उस पेड़ के पास फेंका था और पत्थर भी वहीं था साहब। सर प्रीति ने भी बिल्कुल यही कहा था कि लाश यही फेंकी थी और पत्थर भी यही था। ये एरिया तो हमारे अंडर में आता भी नहीं, ये तो सीआर मार्ग पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। और दूसरी तरफ आसिफ कह रहा है कि उसने अपनी बीवी सबीना को 3 सितंबर की रात को गला दबाकर मारा। हमें बॉडी 4 सितंबर को मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 4 सितंबर की सुबह 6 बजे के आसपास हुई। तो फिर इस हिसाब से जो बॉडी हमें मिली वो सबीना की नहीं हो सकती, फिर किसकी बॉडी है? हमें सीआर मार्ग पुलिस स्टेशन से पता करना चाहिए कि क्या 3 सितंबर की सुबह उन्हें यहाँ से कोई बॉडी मिली थी या नहीं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 सितंबर की सुबह उस जगह हमें एक औरत की बॉडी मिली थी जिसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया गया। 3 सितंबर की सुबह बॉडी मिली थी? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यही पता चला कि 2 सितंबर की रात को गला घोंटकर उसका मर्डर किया गया। आसिफ, तुम कह रहे हो कि तुमने सबीना का मर्डर 3 सितंबर की रात को किया, सही है? मैडम, तारीख तो याद नहीं है, लेकिन मर्डर मैंने रात को ही किया था। आपको जो बॉडी मिली थी उस औरत ने लाल सलवार और हरा कुर्ता पहना था। हाँ वही था, और अभी 4 दिन पहले ही हमने उसकी बॉडी को दफनाया, लेकिन अभी तक हमें उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। आपको इस केस के बारे में कोई लीड मिला है क्या? हाँ शायद। हाँ साहब, ये सबीना ही है। ये आसिफ सच बोल रहा है। ये लाल सलवार और ये हरा कुर्ता हमें बॉडी से ही मिले। संजय जी, आपने हमारा केस ही सॉल्व कर दिया। वो अज्ञात औरत की लाश जो वीएस पुलिस को मिली थी और दफनाई जा चुकी थी, उसकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई थी। उसकी पहचान सामने आनी अब भी बाकी थी। गोविंद, तेरी टिप ने श्रीकांत का केस तो सॉल्व कर दिया, लेकिन हमारा केस अभी वहीं अटका हुआ है। सवाल अब भी यही है कि औरत कौन थी, उसे किसने मारा और क्यों मारा। ये तो मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा सर। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना खोद के निकालने के बाद पता चला कि मर्डर तो हुआ है, पर अपने केस के अलावा दूसरा ही केस सॉल्व हो गया और अपना केस वहीं का वहीं रखड़ रहा है। जैसे आसिफ सबीना को मारकर चुप बैठा था, वैसे कोई है जो इसे मारकर चुप बैठा है और इसे कोई पूछने वाला नहीं। शायद हो सकता है कि पूछने वाला हो और पूछ भी रहा हो, लेकिन उसे जवाब ना मिल रहा। अब तो मेरा यकीन और भी पुख्ता हो चला, ये औरत मुंबई की नहीं थी, ये औरत किसी दूसरे शहर से मुंबई में आई हो। शीला, राधिका का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस क्या कह रही है? ये नैना सब्रवाल और ये उसका बॉयफ्रेंड आशीष मिश्रा। ये दोनों फोटो चंडीगढ़ पुलिस ने भेजी।
सर नैना की डिटेल्स उस डेड बॉडी से मैच करती है जो हमें आरए में मिली। ये दोनों 18 अगस्त से गायब और इन दोनों की फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई। ऑनर किलिंग, इज्जत के नाम पर लड़की को मार डाला शायद। सर ये राधिका जो उम्र 27 साल, 21 अगस्त से पटना से मिसिंग। 22 अगस्त को उसके पिता रमाकांत झा और मां शीला झा ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी पटना पुलिस में। इसके डिटेल्स भी बिल्कुल मैच करती है उस डेड बॉडी से जो हमें आरए में मिली। इसके पिता इसकी शादी करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से राधिका का झगड़ा उसके पिता से हुआ और वो घर छोड़ के चली गई। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि जो डेड बॉडी हमें मिली थी, अगर वो डेड बॉडी नैना सब्रवाल की थी तो फिर उसका बॉयफ्रेंड आशीष कहाँ है? और अगर ये डेड बॉडी नैना की नहीं बल्कि राधिका झा की है तो एक सवाल ये है कि राधिका झा पटना से मुंबई कैसे आई, किसके साथ आई, इसे किसने मार डाला और क्यों मार डाला? और अगर ये डेड बॉडी इन दोनों में से किसी की नहीं है तो क्या हमें राधिका और नैना इन दोनों को भी ढूंढना चाहिए जैसे हमने सबीना का पता लगा? जो भी हो, अब हम इस केस में इतना आगे आकर रुक तो नहीं सकते। अब हमें विक्टिम का पता लगाना ही होगा, फिर चाहे विक्टिम कोई भी हो। क्या वो अनजान लाश नैना सब्रवाल की थी या राधिका झा की? इन दोनों में से वो कौन हो सकता था जिसकी लाश पुलिस को मिली थी और पहचान अभी तक नहीं हो पाई? ये विक्टिम आखिर थी कौन? मरने वाली की पहचान अब तक अनकही अनसुनी थी। क्या ये राधिका या नैना में से किसी एक की कहानी थी या फिर ये कोई और ही थी जिसके बारे में पुलिस अब तक बेखबर थी? सर मुझे लगता है इस आसिफ को और तोड़ना है। जैसे 3 सितंबर की रात को उसने सबीना को मार के फेंका था, शायद इन्हीं लोगों ने 4 सितंबर की सुबह किसी और को मार के फेंक दिया होगा। क्या वाकई में इस अज्ञात औरत की पहचान और उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब के लिए सिर्फ आसिफ मोहम्मद जिम्मेदार था या फिर कोई और था जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था? राकेश, जो घड़ी तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी, पुलिस फोन करके उस घड़ी के लिए इतने सवाल क्यों कर रही है? तुम क्या कहना चाहती हो प्रिया? तुम्हें लगता है कि वैसी घड़ी मैंने किसी और को भी गिफ्ट की है? की है क्या? एक तरफ एक अनजान पीड़ित औरत की लाश जमीन के नीचे दफन थी और दूसरी तरफ जुर्म करने वाला अपराधी भी गुमनामी के पीछे छुप गया था। और ये गुमनामी पीड़ित की पहचान न हो पाने की वजह से पैदा हुई थी। वो पीड़ित जो खुद अपनी कहानी बयां नहीं कर सकती थी कि उसके ऊपर क्या बीती थी। तमाम तरह की मुश्किलों और चुनौतियों को पार करते हुए पुलिस ने ये केस कैसे हल किया? उस औरत, उस अज्ञात पीड़ित की पहचान करते हुए पुलिस कातिल और कत्ल के मकसद तक कैसे पहुंची, ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। ये मरने वाली औरत थी कौन? नैना सब्रवाल या राधिका झा? अब आगे। जगदीश जी, आप लोगों के पास नैना सब्रवाल और आशीष मिश्रा के फोन की लास्ट लोकेशन आई, मुंबई थी क्या? हमने जो फोटो भेजी थी उसे देखकर नैना के माँ बाप ने पहचाना कि वो नैना की है या नहीं? नैना और आशीष की लास्ट लोकेशन मुंबई है। हमने जो फोन रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकाले हैं वो मैं अभी आपको भेज देता हूँ। बाकी नैना के माँ बाप मेरे सामने बैठे हैं। इनके मुताबिक लड़की की उम्र, कद, रंग बाकी सब नैना से मैच हो रहा है, पर बॉडी पर जो अंगूठी और घड़ी मिली है वो इनकी बेटी नैना की नहीं है। हो सकता है ये दोनों चीजें उसने घर से जाने के बाद ली। मुझे तो यही लग रहा है नैना सब्रवाल हो सकती है। सर, कितनी कोशिश की नैना को ये समझाने की कि वो लड़का तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करता है, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। हम दिन रात समझा रहे थे उसे, ये लड़का ठीक नहीं है, पर प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सर, आशीष ने ही मारा है हमारी बेटी को। कहाँ है आशीष? मुंबई पुलिस पता कर रही है। अगर आशीष ने ही नैना का खून किया है तो हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालें। राजेंद्र जी, गीता जी, मुंबई पुलिस ने बॉडी को दफना दिया। अगर आप लोग पहचानेंगे तो शिनाख्त के लिए वो बॉडी को वापस निकालें। पहचानने के लिए आपको मुंबई जाना है। चंडीगढ़ के नैना सब्रवाल और आशीष मिश्रा एक दूसरे से प्यार करते थे। नैना, वो अगर तुझे कॉलोनी से 100 मीटर दूर छोड़ेगा तो हमें इस बात की खबर नहीं होगी कि तू उस लड़के आशीष के साथ घूम रही है। जब आपको पता ही है तो रोज एक ही बात पे झगड़ने की जरूरत क्या है? नैना के माता पिता आशीष और नैना के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। आशीष हैसियत और पैसे में उनसे बहुत नीचे था। ये झगड़ा, ये क्लेश नैना के लिए रोज की बात थी।
जब नैना को समझ में आ गया कि उसके माता पिता इस रिश्ते को और आशीष को किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएंगे, तो नैना ने घर छोड़ने का फैसला किया। माता पिता के नाम एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसने लिखा कि वो नैना को जाने दे और उसे उसकी जिंदगी आशीष के साथ उसकी खुशी से जीने दे, उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। और अपने माँ बाप की नामंजूरी और गुस्से के बावजूद नैना आशीष के साथ भाग गई। गीता, ये हमारी नैना नहीं है, हमारी नैना हो ही नहीं सकती। पर मुझे तो लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं ना, ये हमारी नैना नहीं है। नैना सब्रवाल के माता पिता मुंबई आ रहे हैं। मैंने ग्राफिक वाले को भी बोला है कि वो डेड बॉडी के चेहरे और नैना सब्रवाल के चेहरे की फेशियल मैचिंग। हमारे पास नैना की फोटो है, फेशियल मैचिंग को 100% नहीं मान सकते। डीएनए टेस्ट से साबित हो सकता है कि वो नैना की बॉडी है या नहीं। और राधिका जा, उसका क्या हुआ? सर, उसके माँ बाप आ चुके हैं, निर्मला उनसे बात करेगी। हमें जो डिटेल्स मिली उसके मुताबिक राधिका के फोन की लास्ट लोकेशन सीएसटी रेलवे स्टेशन थी। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है। हो सकता है उसे लगा हो उसके फोन के थ्रू उस तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए मुंबई पहुंचते उसने फोन स्विच ऑफ किया हो। राधिका की घड़ी इतनी महंगी हो ही नहीं सकती। ये अंगूठी भी उसकी नहीं है, ना ही वो ऐसे कपड़े पहनती है। हमने कभी उसे ऐसे कपड़े पहने हुए नहीं देखा। राधिका घर से भागी क्यों थी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। उसके भागने के 1 महीने पहले उसे देखने लड़के वाले आए थे। उसने खुद राजी खुशी शादी के लिए हाँ कही थी। उस दिन वो कितनी खुश लग रही थी, फिर पता नहीं घर छोड़कर क्यों भागी। मैंने पता किया हर जगह। सब पटना में हमारे घर के बाजू में जो दुकान थी वहाँ वो काम करती थी। वो अभी किसी को कुछ नहीं बताई, बस चुपचाप अपना सामान लेके निकल गई। पुलिस वाले बोल रहे थे शायद वो मुंबई गई होगी। फिर अचानक एक दिन ये मुझे फ़ोन लाकर दिखाने लगी और कहने लगी, देखिए ये शायद अपनी राधिका है। आपको नहीं लगता ये राधिका है? समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं पता वो घर से क्यों भागी होगी और ना ही हम ये जानते हैं कि उसे कौन और क्यों मारेगा। ये संजय, हमने बॉडी के अंश को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम राधिका और नैना दोनों के माँ बाप के डीएनए टेस्ट एक साथ कर सकते हैं। डॉक्टर मात्रे, राधिका के माँ बाप मुंबई आ चुके हैं। आप डीएनए सैंपल्स ले सकते हैं। कल तक नैना के माँ बाप भी आ जाएंगे। हम माँ बाप की बॉडी पहचान करने पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाकर रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवानी होगी ताकि हम अपनी जांच आगे बढ़ा सकें। 4 सितंबर 2019 को पुलिस को जिस अज्ञात औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब पुलिस को यह उम्मीद बंधी थी कि डीएनए टेस्ट के परिणाम से यह साफ हो जाएगा कि वो डेड बॉडी किसकी थी, नैना सब्रवाल की या फिर राधिका झा की। पर उससे पहले ही इस केस की ऐसी अनगिनत परतें खुलने वाली थी जो इस केस को सुलझाने की बजाय और उलझाने वाली थी, मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ने वाली थी। हेलो, सब्रवाल बोल रहा हूँ। अरे क्या किया तूने? फंसवा दिया हमें। तुझे पता है वो लोग मेरा और मेरी बीवी का डीएनए मैच करवाने वाले हैं उस डेड बॉडी से। ऐसे में तो हम... राजन जी बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा आपको। तूने कहा था कि काम पूरा हो गया और पैसे भी हमसे पूरे ले लिए। हाँ तो काम पूरा किया है ना। मैंने पहले भी कहा था जब आपने बोला था कि वो बॉडी नैना से मिलती जुलती है। मैं आज फिर से कह रहा हूँ आपसे, आप निश्चिंत रहिए, वो डेड बॉडी नैना की नहीं है। एक बात बता, तूने उसे मार के कहाँ फेंका? ये जानने की जरूरत आपको नहीं है, मेरा काम था, मैंने अच्छा से कर दिया। आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको। शीला जी, पहले आप आ जाइए। आपको मेरा डीएनए सैंपल लेना पड़ेगा। रमाकांत जी, दोनों का ही सैंपल लेना पड़ेगा। इनका लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये राधिका की सगी माँ नहीं है। राधिका की माँ गुजरने के बाद मैंने इनसे शादी की थी। अच्छा ठीक है, फिर आप आइए। शब्बीर, ये फोटो देख ले, बाकी डिटेल मैं तेरे को तेरे मोबाइल में भेज रहा हूँ। लड़की का नाम राधिका झा है, इसका लास्ट लोकेशन वीटी है। बोले तो अब आगे किधर भी जा सकता है, समझा ना। तो अपने लड़के लोगों को ना वीटी से बैंड्रा तक पूरा काम पे लगा।
उस्मान तू भी देख ले, ये नैना सबरवाल है और आशीष मिश्रा, दोनों का लास्ट लोकेशन गोरेगांव है। गोरेगांव? तब तो भाऊ यही लेडीज होगी जिसका बॉडी पुलिस को मिला है। वो डीएनए से कंफर्म होगा उस्मान। अभी तो तू वो कर जो अपन लोग हमेशा करते हैं। ये लोग पक्का ना किसी सस्ता लॉज में छुपा होगा जिधर सीसीटीवी वीसीटीवी नहीं होगा। चल लग जा अभी काम पे। ठीक है बाबू। सर, नैना और आशीष के फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने मुंबई में किसी से कांटेक्ट नहीं किया और उन दोनों के फ़ोन यही मुंबई में स्विच ऑफ हो गए। हो सकता है दोनों ने जानबूझकर ऐसा किया। दोनों घर से भागकर मुंबई आए थे, इसलिए अपने फ़ोन बंद किए होंगे और जो भी फ़ोन करना होगा वो पीसीओ या एसटीडी से किया होगा, क्योंकि दोनों इतना तो जानते थे कि नैना के फादर दोनों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। हो सकता है सर, चंडीगढ़ पुलिस को भी नैना के पिता पर शक है। सर, राधिका के केस में भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। राधिका की माँ शीला उसकी असली माँ नहीं है, सौतेली माँ है। राधिका पहले खुशी खुशी शादी के लिए हाँ करती है, उसके बाद भागकर मुंबई चली जाती है और बैकग्राउंड में कोई लव एंगल, प्यार, मोहब्बत कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मैंने पटना पुलिस से कहकर उसके फैमिली मेंबर और जिस लड़के से उसकी शादी तय की है नितिन, उन दोनों की छानबीन करने बोला है। मैं उनके ही अपडेट का वेट कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर, पटना पुलिस का ही फोन। नमस्ते सर। निर्मला, आपका शक बिल्कुल सही था। गड़बड़ सौतेली माँ की तरफ से ही। नितिन, चल अब पूरी कहानी सुना आपने, पर अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी कहानी आधे में खत्म हो जाएगी। तो सच कह रहा हूं। लड़के और उसके माँ बाप के नाम पर पूरी फैमिली फर्जी थी जो राधिका को देखने आए थे। जब हमने लड़के नितिन और उसकी नकली माँ बाप को तोड़ा तो पता चला कि जो नितिन की फैमिली होने का नाटक कर रहे थे असल में वो लड़कियों के दलाल हैं। तो सर, राधिका घर से भागी नहीं थी, उसके माँ बाप ने उसको इनके हाथों बेच दिया था। निर्मला, हमने उन तीनों की खूब धुलाई की, पर अभी वो यही कह रहे हैं कि वो खुद भागी। इनका प्लान तो शादी के बाद बेचकर उसे धंधे पर लगाने का था। राजन, तुम कहना चाहते हो कि शादी के नाम पर राधिका के माँ बाप उसे बेचना चाहते थे? नहीं सर, सिर्फ माँ बेचना चाहती, राधिका की सौतेली माँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे? शीला, क्या ये कह रही वो सच है? बोल झूठ है। इतना तोड़ूंगी तुझे कि तू बोलेगी तेरा नाम शीला है ही नहीं। शीला, शादी के नाम पर तुम मेरी बेटी को बेच रही थी? चल बोल, नितिन और उसके दलाल पार्टनर को नहीं बेचा तो किसने उनसे ज्यादा कीमत दी? राधिका को किसे बेचा? इसे बेचा या इसे? राधिका जाकी कहानी तो समझ में आ गई। उसकी सौतेली माँ उसे बेचना चाहती थी, इसलिए वो घर से भागी। सर, भाग गई या फिर उसकी माँ ने अच्छे दाम मिलने की उम्मीद में उसे कहीं गायब कर दिया। सर, हो सकता है इसमें आसिफ मोहम्मद का हाथ। उसने राधिका को खरीदा हो और जब राधिका ने धंधा करने से मना कर दी तो उसे मारकर फेंक दिया। आरे के जंगलों में मिली लाश शायद राधिका झाकी ही हो। सितंबर को उसने मारा सबीना को और फिर 4 को राधिका को, और सबीना की तरह राधिका को मारकर उसका भी चेहरा बिगाड़ दिया होगा और फिर आरे के जंगलों में दूसरे चोर पर उसकी बॉडी को फेंक दिया और यहाँ हमें घुमा रहा है। इन दोनों में से तुमने राधिका को किसे बेचा था? नहीं सर, मैंने राधिका को किसी को भी नहीं बेचा। मैं मानती हूँ कि शादी के नाम पर मैं राधिका को नितिन और उसके साथियों को बेचना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उसके पहले ही राधिका घर छोड़ के भाग गई थी। आसिफ, सबीना के बाद तूने जिस लड़की को मारा और जिसका चेहरा कुचलकर आरे के जंगल में फेंक दिया, तो यही है ना राधिका झा? साहब, मैं इस लड़की की शक्ल पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। मैंने सिर्फ सबीना को मारा है साहब। अब सबीना इसको कहाँ से लाई होगी, इसके साथ क्या किया होगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। कसम से मैंने सबीना के अलावा किसी को नहीं मारा। तेरा एक मर्डर सबके सामने आ चुका है, सबीना का, और दूसरा हमारे सामने आया, राधिका झा का। अगर घूम फिर के हमें पता चला कि दूसरा मर्डर भी तूने किया है तो याद रखना, एक तीसरा मर्डर होगा और जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और वो मर्डर तेरा होगा। तूने मेरी बेटी को बेचा? क्यों? अरे कैसी बात है तू? क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्यों? शांत हो जाइए, ये मत भूलिए ये पुलिस स्टेशन है। इस औरत पे मैंने कभी शक नहीं किया कि ये सौतेली माँ है तो मेरी बेटी का बुरा चाहेगी। अरे तब भी शक नहीं किया जब इसने राधिका के लिए रिश्ता लाई थी, तब भी नहीं। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने राधिका को नहीं बेचा, वो खुद घर छोड़कर भाग गई है। अब तू चीख चीख के बोलेगी तभी तेरा जुर्म कम नहीं होगा। अब तू जेल में बैठ के नोट गिर। गोविंद,
हमें आर्य से जिस अज्ञात औरत की लाश मिली, बहुत मेहनत के बाद एक दिशा मिली। वो औरत राधिका जा सकती है। अब तो बेकार में उसको बांसुर मत फेंकना। आप इस बार सॉलिड खबर ना, आप सुन तो लीजिए एक बार। अब वो नैना सबरवाल और आशीष मिश्रा जिस गोरे गांव के लॉज में ठहरे थे, वहां से 3 सितंबर की रात 11:30 बजे बहुत ही हड़बड़ी में निकले। और सर आपको लाश मिली है 4 सितंबर की सुबह 8 बजे। अब आप बोलिए साहब, 3 सितंबर की रात 4 तारीख की सुबह। साहब मेरे को तो लगता है ये बिना पहचान वाली औरत की बॉडी ना नैना सबरवाल की है। हाँ सर, मैंने बताया था कि वो दोनों लड़का और लड़की मेरे ही लॉज में ठहरे। ये उन दोनों की आइडेंटिटी कार्ड की जेरॉक्स कॉपीज है जो उन्होंने रूम लेते वक्त दी थी। सर उन दोनों ने 2 सितंबर की सुबह चेक इन किया था और 3 दिन के लिए रूम बुक किया था। बोल रहे थे गणपति विसर्जन देखने के लिए मुंबई आए, पर पता नहीं क्या हुआ, अचानक 3 तारीख की रात हड़बड़ी में चेकआउट करके निकल गए। सर आपकी तो 5 तारीख तक की बुकिंग है। हाँ मुझे पता है, पर कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो हमें निकलना पड़ रहा है। और हमें हमारे 1 दिन के बुकिंग के पैसे भी वापस चाहिए। सॉरी मैम, पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे। आपकी बुकिंग हो चुकी है, आपकी वजह से मैंने रूम किसी और को नहीं दिया। देखिए हम समझते हैं, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा वरना। प्लीज सर कर दीजिए, हमें बहुत जरूरत है, वरना हम बोलते ही नहीं। क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और पैसे आप रखिए। चलो सुनिए तो, अरे बताइए तो सही, आप बहुत हड़बड़ी में थे, कुछ तो परेशानी थी। कुछ बताया यहाँ के बाद वो कहाँ जाने वाले? अरे कहाँ से, वो लोग तो ऐसे भागे जैसे उनके पीछे भूत पड़ा हो। जिस वक्त वो यहाँ से गए, लड़की ने ये कपड़े पहने हुए थे? नहीं सर, ये नहीं थे। सर सच बताओ तो मुझे याद नहीं है क्या कपड़े पहने थे वो। गोविंद ने पूछा था मुझे, मैंने तब भी यही कहा था। साहब पक्का बॉडी नैना का ही है, वरना आप ही बोलो इतनी रात में हड़बड़ा के क्यों निकले? कोई पीछे पड़ा होगा तभी ना, और उन लोगों को पता चला निकल लिया उधर से, लेकिन उसने पकड़ा और मार के इधर फेंक दिया। और आशीष वो कहाँ है? उसको कहीं मार के फेंक दिया होगा साहब, और मैं तो बोलता पक्का उसको मुंबई के बाहर मारा है, तभी तो उसका बॉडी इधर नहीं मिल रहा है। बन गई तेरी थ्योरी, तहकीकात भी पूरी होगी, केस सॉल्व है ना? अभी कहाँ साहब, अभी तो आशीष को भी ढूंढ के निकालेंगे। हाँ कुलकर्णी, अब ये मत बोलना कि नैना और राधिका के अलावा कोई और भी मिसिंग निकला है। नहीं सर, और कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन सर वो राकेश अग्रवाल लखनऊ वाला, वो हमारे पुलिस स्टेशन आया हुआ है। राकेश अग्रवाल, वो जेपसिन वॉच वाला रॉन्ग नंबर, वो आया है? हाँ वही सर, खुद सामने से चलकर पुलिस स्टेशन आया है। और सर उसके साथ एक लड़की है जो उसकी बीवी प्रिया अग्रवाल नहीं है, जिसे हमने वीडियो कॉल में देखा था राकेश के साथ। तुम कह रहे हो कि राकेश अग्रवाल आया और उसके साथ जो लड़की है प्रिया अग्रवाल, वो उसकी बीवी नहीं है, तो फिर कौन है? कौन थी वो जिसे इंक्वायरी के इतने दिनों के बाद राकेश अग्रवाल अपने साथ मुंबई पुलिस के पास लेकर आया था? राकेश अग्रवाल ने अपनी बीवी प्रिया अग्रवाल के जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए जेप्सन वॉच जुबली प्राइम एडिशन की घड़ी खरीदी थी। इस जेप्सन वॉच का आरे में मिली अज्ञात औरत की लाश के केस में आखिर क्या रोल था? तुम्हें लगता है कि वैसी घड़ी मैंने किसी और को भी गिफ्ट की है? की है क्या? राकेश अग्रवाल खुद वीएस पुलिस स्टेशन पहुंचा था अपने कुछ राज खोलने के लिए। आखिर वो पहले ऐसा क्या छुपा रहा था जिसके लिए उसे लखनऊ से मुंबई आना पड़ा? इसके साथ साथ इसी समय इस केस से संबंधित एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आने वाली थी। सर राकेश ने बताया कि उसने उस दिन एक नहीं बल्कि 2 घड़ियां खरीदी और दोनों के बिल अलग अलग बनवाए थे। सर ये जानवी है, वो दूसरी घड़ी मैंने इसी के लिए खरीदी थी और यही बात बताने के लिए हम लखनऊ से मुंबई आए। सर मेरी वाइफ को डाउट हो गया और इसीलिए वो मुझ पर नज़र रख रही है। मैं कब कहाँ कितना खर्च कर रहा हूँ सब कुछ पॉइंट पे आइए मिस्टर अग्रवाल। सर यही तो पॉइंट है सर। असल बात है कि मेरा और जानवी का वो अफेयर है। आगे बोलिए। सर मैं सही सलामत हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ये सर देखिए, मेरी घड़ी मेरे पास है। जी सर, मैं भी यही बताना चाह रहा था। सर पता चला है कि कल वहाँ पर पुलिस ने और कुछ खोद निकाला। अगर आप लोगों ने कुछ अलग एंगल निकाला तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी सर। अब तुम हमें खुद आकर सामने से ये बता रहे हो कि तुम्हारा अफेयर है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुमने 2 घड़ियां खरीदी। क्या भरोसा है, हो सकता है तुमने 3 घड़ियां खरीदी। जो सच है वो सामने से आकर बता रहा हूँ, ना झूठ बोल रहा हूँ ना ही कुछ छुपा रहा हूँ सर। ठीक है, अब दोनों जा सकते। थैंक यू सर। कुलकर्णी, पहले सबीना आई, अब केस राधिका और नैना के बीच में अटक रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस केस की हांडी ऊपर तो चढ़ गई और गलने का नाम नहीं ले रही। सर फॉरेंसिक लैब से बात की मैंने डीएनए रिपोर्ट के लिए, उन्हें 1 हफ्ते का और टाइम चाहिए। कुलकर्णी और कितना वक्त चाहिए? 22 दिन हो गए, अब कब तक भटकते रहेंगे इस केस में लेफ्ट राइट? सर आपका फोन स्विच ऑफ है क्या?
अरे बैटरी खत्म हो गई। क्या हुआ? सर लैंडलाइन पे आपके लिए 2 बार कॉल आ चुका है। सैराबाद से किसी कांस्टेबल चंद्रचूड़ मोडक आपसे बात करना चाहता है। सर उसने बताया कि वो आपको सैराबाद के किसी केस की वजह से जानता है। सैराबाद, चंद्रचूड़ मोडक। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर याद आया मैं कौन हूँ? 8 महीने पहले आप सैराबाद आए थे, तब मैंने आपको। हाँ चंद्रचूड़, याद हो, अच्छी तरह से याद हो। अच्छा, निर्मला बता रही थी कि तुम हमारे केस के बारे में कुछ जानते हो। सर अभी कुछ दिन पहले मैं एक काम से भोपाल गया था। वहाँ मेरा एक दोस्त मिला, वो भी पुलिस में ही है। उसी ने मुझे मुंबई के इस अज्ञात औरत वाले केस के बारे में बताया। सर मुझे पूरा यकीन है इस औरत की फ़ोटो और डिटेल्स आपने हमें भी भेजी होंगी। पूरे उत्तर भारत में भेजिए। तुम्हारे पास कुछ जानकारी है क्या? जी सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आप हमारे सीनियर इंस्पेक्टर परिमल जी को मत बताना। हाँ ठीक है, नहीं बताऊँ, बेफिक्र हो। सर यहाँ सैराबाद में एक लड़का है अनुराग शर्मा, वो बेचारा पिछले 3 हफ्तों से रोज़ यहाँ परिमल साहब के चक्कर काट रहा है। वो शायद पहली बार यहाँ 5 सितंबर को आया था अपनी बीवी ज्योति शर्मा की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। सर मेरी वाइफ ज्योति, कुछ पता चला उसका? ज्योति? ज्योति सर, ज्योति शर्मा। आज 7 तारीख है सर, 3 दिन हो गए, अब तक लौटी नहीं मुंबई से। ज्योति, हाँ हाँ याद आया, तुमने बताया था इसके बारे में। ये अक्सर दूसरे शहरों में ट्रैवलिंग के लिए जाती हैं, काफ़ी घुमा करती हैं। बिल्कुल, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इनको। जैसे कोई खबर मिलती है आपको इन्फॉर्म कर। सर वो लड़का लगभग रोज अपनी बीवी का पता करने पुलिस स्टेशन आता है। सर वो अपनी बीवी को ढूंढने मुंबई भी गया था और वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। ज्योति शर्मा? जी सर। सर एक दिन अचानक इस अनुराग को देखकर मुझे लगा कि आप एक बॉडी की पहचान ढूंढ रहे हैं और ये अपनी बीवी, और सर दोनों ही नहीं मिल रहे। तुम मुझे इस ज्योति की फोटो और उसके पति का फ़ोन नंबर भेजो। वैसे हमारे पास ऑलरेडी 2 लड़कियों के मिसिंग केसेस हैं, उनकी डिटेल्स भी काफ़ी मिलती जुलती, बट फिर भी तुम भेजो, मैं देखता हूँ। एक सुराग नहीं मिल रहा था हमें विक्टिम की पहचान पता करने की, लेकिन अब देखो 3 औरतें हमारे सामने, लेकिन अब भी पक्का नहीं है कि ये इन तीनों में से कौन है, कोई है भी या नहीं। सर ये ज्योति शर्मा इस केस को एक नया एंगल दे रही है, लेकिन गोविंद भी हार मानने को तैयार नहीं। उसने हिस्ट्री शीटर अमर फुलवड़े का पता किया है, जिसको नैना सब्रवाल और उसके बॉयफ्रेंड आशीष मिश्रा की सुपारी थी। जब पुलिस को यकीन होने लगा कि अज्ञात औरत का शव पटना की राधिका झा का है, तभी एक ऐसी खबर सामने आई जिससे उस शव के नैना सब्रवाल होने की संभावना बढ़ने लगी। पुलिस पहले से ही दुविधा में थी और तब उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं जब सैराबाद की ज्योति शर्मा का केस भी सामने आ गया। वो डेड बॉडी आखिर इन तीनों में से किसकी थी? इससे भी अहम यह था कि अगर ये डेड बॉडी इन तीनों में से किसी एक की है तो बाकी की 2 लड़कियां कहां हैं? और अगर ये शव इन तीनों औरतों में से किसी का नहीं है तो फिर किसका? मुंबई के हिस्ट्री शीटर अमर फुलवाड़े को नैना सब्रवाल और आशीष मिश्रा की सुपारी दी गई थी, जो उन्हें मारने के लिए लगातार उनका पीछा कर रहा था। वो अब पुलिस की गिरफ्त में था। अमर फुलवाड़े के जरिए पुलिस चंडीगढ़ के कबीर तक पहुंची, जो इस जुर्म का मास्टरमाइंड था, और आखिरकार नैना सब्रवाल के पिता द्वारा रची गई साजिश सामने आने वाली। ठीक उसी समय अज्ञात औरत के शव की शिनाख्त करने के लिए ज्योति शर्मा का पति अनुराग शर्मा मुंबई पहुंचा। साहब नैना और आशीष का फोटो था मेरे पास, मैं उनका पीछा कर रहा था। मैंने ये भी पता कर लिया था कि गोरेगांव के लॉज में दोनों छुपे हुए हैं। तूने आशीष मिश्रा को कहाँ मारा? बोल। अब मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, मेरा विश्वास करिए साहब। नहीं मारा तो कहाँ गए वो? 5 सितंबर को उन दोनों को मारने का सॉलिड प्लान भी बना लिया था मैंने, पर मालूम हुआ कि 4 को वो लोग वहां से कहीं निकल गए। नैना और आशीष वो अमर को बेवकूफ बना के मुंबई से पता नहीं कहाँ चले गए। मैं और मेरा पूरा टीम अक्खा पूना नासिक सब जगह घूम के देखा, पर किधर भी नहीं मिले साहब। फिर मैंने कबीर को फोन करके बता दिया। तुझे और अमर को जितना झूठ बोलना है बोल, एक बार डीएनए रिपोर्ट आ गई सब सामने आ जाए। और नैना के बाप को भी खूब तोड़ा है, उसने कबूल कर लिया है उसने तुझे पूरे पैसे, जब तूने उसे बताया कि तूने नैना को मार दिया है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, नैना के बाप से झूठ बोला, क्योंकि वो लोग मुझे मिल ही नहीं रहे थे कैसे। पता नहीं साले दोनों कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे और शायद मिलेंगे भी नहीं। मिलेंगे नहीं तो बोल दो उसके बाप को मार दिया, वो साला कौन सा ढूंढने जाएगा और अपना पैसा भी मिल जाएगा। सर मैंने राजेंद्र जी को झूठ बोला कि हमने उन दोनों को मार दिया, पर हमने किसी को नहीं मारा था। इसलिए हमने उनको गारंटी भी दी कि डीएनए रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मैच होगा। सर मुंबई का हिस्ट्री शीटर अमर
और चंडीगढ़ का कबीर दोनों एक ही सुर में एक ही बात बोल रहे हैं। दोनों की अच्छे से धुलाई करो। कम से कम इतना तो पता चले कि राजेंद्र ने अपनी बेटी की सुपारी दी थी। बाकी डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। फिर देखते हैं दोनों एक ही सुर में सच बोलते हैं या झूठ। ज्योति शर्मा के हस्बैंड अनुराग शर्मा ने सारा सामान पहचान लिया। उसका ये कहना है कि सारा सामान ज्योति का ही है। चलो। सर ये ज्योति ही है, ये कपड़े, ये सैंडल ज्योति का है, ये घड़ी, ये अंगूठी, ये सब ज्योति का ही है सर। सर ये मेरी बीवी ज्योति है। अनुराग, आज 25 दिन हो, पूरे 25 दिन। इन 25 दिनों में आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपनी पत्नी को यहाँ आके ढूंढना चाहिए था? ढूंढना चाहिए था सर? पिछले 25 दिनों से मैं हर रोज इंस्पेक्टर परिमल के पास जा रहा हूँ। मुंबई भी आया मैं, उस कंपनी में भी गया जहाँ ज्योति ने 3 सितंबर को आखिरी मीटिंग की थी। यहाँ तक कि बोरीवली के उस होटल में भी गया जहाँ पे ज्योति रुकी थी, और 4 सितंबर की सुबह चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए निकली है। ये सारी डिटेल्स मैंने खुद निकाली है सर, इंस्पेक्टर परिमल को हाथ में दी है, उससे रिक्वेस्ट किया सर प्लीज कुछ कीजिए, पर वो बस कहते रहे हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढ रहे थे वो, और अब उल्टा मुझे कह रहे कि मैं ज्योति की परवाह नहीं करता, मैं उसे नहीं ढूंढ रहा था। अच्छा ये मेरी गलती है क्या कि अनुराग मुंबई गया, वहां पे इतना सब कुछ पता किया, पर किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गया? इंस्पेक्टर संजय, मैं जूनियर नहीं हूं, आपका और मेरा ओहदा सेम है, तो जरा अपना लहजा संभाल के बात कीजिए। जरूर संभाल के करता। अगर आपने अपनी ड्यूटी संभल के की होती, अगर आपने जरा सी मेहनत की होती ना, तो ज्योति के फोन रिकॉर्ड से आपको सारी डिटेल मिल जाती। हाँ तो अब तो आपको डिटेल्स मिल गई होंगी या अब भी नहीं मिली? 24 दिन इंस्पेक्टर परिमल, 24 दिन एक औरत की लाश बिना पहचान के सड़ती रही। अगर आपने अपना काम ठीक से किया होता तो 24 दिन नहीं लगते। एटलीस्ट एक पति अपनी पत्नी का क्रियाक्रम तो ठीक से कर पाता। लड़की मुंबई में गायब हुई थी, मैंने उसके पति को 1000 बार समझाया कि ये केस मुंबई में उस एरिया की पुलिस के पास जाएगा जहां से लड़की गायब हुई है। एरिया मुंबई के किसी भी पुलिस स्टेशन का होता। बॉडी के ऊपर जो सामान मिला था अनुराग ने देखते ही पहचान लिया कि ज्योति का है। ये पहचान 24 दिन पहले भी हो सकती है। अरे अजीब बात कर रहे हैं आप, मुझे क्या सपना आएगा कि उसका मर्डर हुआ है? किसी के साथ भाग भी तो सकती है उसे छोड़कर। लापरवाही, सिर्फ लापरवाही। अनुराग जी, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। अब हमारे पास ज्योति की डिटेल्स हैं, ज्योति के साथ इंसाफ होगा। यस सर, ये लेडी हमारे होटल में ठहरी थी, इनके पति भी इनके बारे में पता करने आए थे, लेकिन सर ये 4 सितंबर की सुबह यहाँ से चेकआउट कर गई। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए रजिस्टर, 2 सितंबर दोपहर 2 बजे चेक इन किया था और 2 दिन के रूम बुक किया था। मिस्टर ऋषि, मुझे आपके होटल के 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक के सारे सीसीटीवी फुटेज। एक्सक्यूज मी, मिस रिचा। ओह, हाय मिस निर्मला, प्लीज हैव सीट। आई एम फाइन मिस रिचा, मैं बस इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ज्योति शर्मा, इनके हस्बैंड का भी हमें कई बार फोन आया इनके बारे में पूछने के लिए। 3 सितंबर को क्या आप इससे मिली थी? हाँ, उस दिन हम लोग सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक यहीं थे। मैं, ज्योति और हमारा डिज़ाइन कंसल्टेंट चेतन। उस दिन हम लोगों ने न्यू ईयर फैशन वीक के कलेक्शन को लेके काफ़ी डिस्कशन किया था। हम लोग न्यू डिज़ाइंस पर डिस्कस कर रहे थे। ज्योति के कुछ डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे और कुछ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी। ज्योति, I like this one. This is fantastic. हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, डिज़ाइन, मार्केट ट्रेंड्स, इवन स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। ज्योति डिज़ाइंस मॉडिफाई करके 3 महीने बाद वापस आने वाली थी, पर कितना अजीब लग रहा है ये सोचकर कि वो वापस घर पहुंचे ही नहीं। वो आपके साथ रेगुलर काम करती थी, अक्सर आते जाते रहती थी? यस, शी डिड। एवरी क्वार्टरली में एक बार आती ही थी नेक्स्ट सीजन का फ्रेश कलेक्शन लेके। और इसके बावजूद भी इतने दिनों तक किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गई थी?
वी स्पोक टू हर हस्बैंड और हमने भी उसे कई बार कॉल किया और चेतन ने भी उसे बैक टू बैक कई बार ईमेल्स किए, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। चेतन गुप्ता कहाँ है? ही इज़ अ कंसल्टेंट, जब उनकी ज़रूरत होती है वो तभी आते हैं। ही इज़ नॉट आवर रेगुलर एम्प्लॉय। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। मिस्टर चेतन गुप्ता, आपकी बिलीव ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्योति इज डेड नाउ। वो 24 दिन पहले ही मर चुकी है। फिलहाल आप ये कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। हमें आपके साथ हुई उसकी लास्ट मीटिंग, ऑफिस से होटल की जर्नी और होटल से एयरपोर्ट जाने वाली जर्नी, जहाँ वो फ्लाइट लेने वाली थी, उनके बारे में बात करनी। ज्योति, तुम्हारा विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक योर डिजाइन्स। थैंक्स यार, बट अब बहुत काम बचा है। सो तुम कल जा रही हो या फिर कोई और क्लाइंट मीटिंग लाइन अप है? अब बस घर जाना है। 1 हफ्ते से बाहर हूँ, घर जाके 2 दिन रेस्ट करूंगी, फिर काम शुरू। सर 2 दिन में होटल में उससे कोई मिलने नहीं आया। और इन 2 दिनों में ज्योति ने डीआर डिजाइनर कंपनी के ओनर रीचा और उनके कंसल्टेंट चेतन गुप्ता, जिन्हें ज्योति अपने डिजाइन सप्लाई करती थी, इन दोनों के अलावा किसी से बात नहीं की। ताज्जुब की बात है, सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है कि आपकी बीवी ने 4 सितंबर की सुबह 3:30 बजे होटल से चेकआउट किया, पर एयरपोर्ट जाने के लिए उन्होंने क्या और कहाँ से ट्रांसपोर्ट लिया था ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखिए, ज्योति ने बिल का पेमेंट पहले ही कर दिया था, अब वो सिर्फ रूम की चाबी दे रही है। हमने होटल के स्टाफ से भी बात की। ज्योति ने एयरपोर्ट जाने के लिए वहां से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मंगवाई, टैक्सी ऑटो कुछ भी नहीं। सर वो टैक्सी बुक करने के लिए हमेशा स्पीड अप कैब यूज़ करती थी। वो देखा हमने, लेकिन ये जो रेंटल कैब होती हैं, आपको आपकी पिकअप लोकेशन से पिक करती हैं और ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप करती हैं। अगर ज्योति ने कैब बुक की थी तो ज्योति को पिक करने के लिए होटल के गेट तक तो आता। हाँ, क्योंकि 1 दिन पहले 3 सितंबर को ज्योति ने जो कैब बुक की थी उसका ड्रॉप लोकेशन होटल का एंट्रेंस है, जो कि सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है। ये देखिए। आप कह रहे हैं कि ज्योति हमेशा स्पीड अप कैब से कैब बुक करती थी, तो शायद उसका बिल भी स्पीड अप कैब मनी से देती होगी, कैश नहीं देती होंगी। और अगर एयरपोर्ट जाने के लिए कोई कैब बुक की होगी, कैश नहीं दिया होगा। लेकिन 4 सितंबर को ज्योति ने कोई कैब बुक की ही नहीं, वो होटल से पैदल ही बाहर निकल गई। शायद कोई एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाला। ज्योति ने आपको कुछ बताया था इस बारे में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने। 3 तारीख की रात को जब बात हुई थी तो बस इतना कहा कि 4 की सुबह 6:25 की फ्लाइट है सहराबाद के लिए, बस। सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये पता चला है कि ज्योति शर्मा ने 4 सितंबर को अपनी फ्लाइट मिस की। स्पीड अप कैब सर्विस से रिकॉर्ड मिला? यस सर। 3 सितंबर को सुबह 8 बजे मीटिंग के लिए ज्योति ने बोरीवली ईस्ट से अंधेरी ईस्ट डीआर डिजाइन्स के लिए कैब बुक की। कैब ड्राइवर का नाम था राजेश तिवारी। 3 सितंबर की शाम को ही 5:25 पर ज्योति ने कैब बुक की थी अंधेरी ईस्ट से बोरीवली ईस्ट अपने होटल के लिए। कैब ड्राइवर का नाम था अजय देशपांडे। स्पीड अप कैब सर्विसेज के ऑनलाइन ऑपरेशनल टीम ने हमें बताया कि ज्योति हमेशा से उनके सर्विसेज यूज करती थी, लेकिन 4 सितंबर को उसके अकाउंट से कोई भी कैब बुक नहीं हुई। मतलब पक्का उसे कोई एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वाला। अनुराग, मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या आपको कभी भी ऐसा लगा कि आपकी बीवी ज्योति का कहीं कोई अफेयर चल रहा था? सर पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चेतन गुप्ता, इसे तो जानती हो आप। आपकी बीवी 3 सितंबर को होटल लौटते वक्त उसे उसके घर गोरेगांव में ड्रॉप करके गई थी, ये पता था आपको? सर चेतन का तो पता नहीं, पर अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे सर। हमारी लव मैरिज हुई थी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम खुश थे एक दूसरे के साथ, लॉयल थे, ना कि सर। राग, उस रात होटल में जिस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी उससे भी बात की हमने। उसका भी यही कहना था कि वो किसी जानने वाले के साथ ही गई थी। सर मैंने उन मैडम को जाते हुए देखा था। मैंने उनसे पूछा भी कि मैं उनके लिए कोई ऑटो या टैक्सी बुलाऊं। अरे मैडम, आपके लिए मैं कोई ऑटो या टैक्सी बुला दूं? जी नहीं थैंक यू, मैंने किसी को बुला लिया।
सर वो इधर से मेन रोड की तरफ गई थी, लेकिन सर मुझे नहीं मालूम कि उनको लेने कौन आया था और वो किसके साथ यहाँ से। ज्योति के फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक उसने कोई कैब बुक भी नहीं की। सर मेरी ज्योति उन लोगों में से है ही नहीं जो किसी के साथ भी चली जाए। और चेतन से तो मैंने खुद इतनी दफा बात की है ज्योति के गायब होने के बाद। उसका हर बार यही कहना था कि ज्योति से आखिरी बार वो 3 सितंबर को ही मिला है। हाँ सर, मैंने उसे आखिरी बार 3 सितंबर को ही देखा था। तो उस दिन आपने ज्योति से लिफ्ट क्यों ली? आपके पास तो अपनी गाड़ी है ना? सर एक्चुअली उस दिन गणपति विसर्जन था 1.5 दिन का, बहुत ट्रैफिक होता है सर, तो उसे अवॉइड करने के लिए मैंने रिक्शा लिया ऑफिस के लिए। तो सुबह जाते वक्त आपने ज्योति से लिफ्ट नहीं ली? नहीं सर, मैंने बस वापस आते हुए लिफ्ट ली थी उससे। सर मैंने ज्योति को ऑफर नहीं किया और न ज्योति ने मुझसे कहा था कि मैं उसे एयरपोर्ट पे छोड़ दूं। वैसे भी सर ज्योति फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए मुंबई नहीं आई थी, वो अक्सर आती रहती है और अपना ट्रांसपोर्ट वो खुद मैनेज करती है। देखो हमें इतना तो पता है कि जो मारेगी वो ज्योति है। हम सब कुछ चेक करेंगे, उसके कॉल्स, SMS, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स, ईमेल, सब कुछ। तो बॉस, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे तो गलत लग रहा है। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं सर? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योति वॉज लाइक, मतलब हम दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं सर, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। उस दिन उस औरत के साथ ये आदमी था जब तूने उसे बोरीवली इससे अंधेरी में छोड़ा था? नहीं साहब, ये नहीं था। वो तो अकेली थी और पूरे टाइम मोबाइल पे बिजी थी साहब। मैंने उन्हें बोरीवली में होटल के बाहर से पिक किया था और अंधेरी ईस्ट में छोड़ा था। रास्ते में बीच में कहीं भी नहीं रुके थे। तो पूरे टाइम मोबाइल पे? जी। मुझे कैसे पता? बुड़ के देख रहा था तू? नहीं साहब, वो एक आध बार मिरर में देखा ना तो पता चला। गाड़ी चलाते वक्त मिरर में देखता रहता है पीछे कौन क्या कर रहा है? नहीं साहब, पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं ये देखने के लिए नजर जाती है ना साहब, उसी में देखा था। हाँ साहब, यही साहब थे उस दिन मैडम के साथ। इनको गोरेगांव दिंडोशी सिग्नल के पास एक सोसाइटी के बाहर छोड़ा था मैंने। इनके लिए तो मैडम ने खास बोला था फ्लाईओवर से गाड़ी मत लेना, इनको रास्ते में छोड़ना था। फिर क्या साहब, मैडम को बोरीवली इस होटल के पास छोड़ा और वहां से मैं निकल गया। तो मारा क्यों तूने उसे? अब आप क्या बात करें, मैं क्यों मारूंगा मैडम को? तूने नहीं मारा तो किसने मारा उसे? मुझे क्या मालूम साहब, मैं तो मैडम को होटल पे छोड़ के वहाँ से निकल गया था। आप चाहिए तो स्पीड अप कैब के बुकिंग ऑफिस से पता कर लो, मैं वहाँ रुका तक नहीं था साहब। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है सर, और ज्योति से मेरा कोई अफेयर नहीं है। अगर अफेयर होता भी तो मैं उसे क्यों मारूंगा? तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने ज्योति को नहीं मारा? हाँ सर, मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपसे कि मैंने ज्योति को नहीं मारा। ज्योति की लाश जिस दिन मिली थी उसके 12 दिन बाद दफना दी गई थी, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी और अब पहचान करने के लिए ही उसे वापस बाहर निकाला जा रहा था। अनुराग ने बॉडी को पहचान लिया था। वो उसकी बीवी ज्योति शर्मा ही थी, ना नैना सबरवाल थी और ना ही राधिका झा। DNA रिपोर्ट से भी यही साबित हुआ कि वो बॉडी राधिका झा और नैना सबरवाल में से किसी की नहीं थी। हाँ जगदीश, नैना और आशीष का कुछ पता नहीं चला है। हम इस केस पर एक दूसरी टीम लगा रहे हैं। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें नैना की चिट्ठी मिली, उसने लिखा है कि उसने और आशीष ने शादी कर ली। अब वो बिल्कुल ठीक है और एक रिक्वेस्ट भी की कि है ये हम किसी को ना बताएं कि वो अब कहाँ है। चलो अच्छा है, आपका केस तो अच्छे नोट पे क्लोज हुआ। और आपका? अच्छे नोट पे तो नहीं, पर अब हमें पता चल गया कि वो डेड बॉडी किसकी थी। ज्योति शर्मा नाम था उसका। अब हमें उसके कातिल और कत्ल के मकसद का पता लगा। ज्योति का कत्ल और उसके कत्ल का मकसद बेहद चौंकाने वाला था और इस केस में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ने वाली थी उसमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं आने वाला था। पर सबसे दुखद बात यह थी कि ज्योति ने एक ऐसी गलती, एक ऐसी लापरवाही की थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस गलती के बारे में उसके परिवार में भी किसी को नहीं पता था, सब इससे अनजान थे। साहब आप यहाँ? तेरे स्पीड अप कैब से पता किया हमने, उन्होंने बताया कि 4 सितंबर की दोपहर 3 बजे तक तूने कोई बुकिंग नहीं ली थी? हाँ साहब, नहीं लिया होगा। वो तबीयत ठीक नहीं रहती तो नहीं लेता बुकिंग साहब। उस दिन तबीयत खराब थी तेरी? हाँ साहब। तो फिर तू पूरे दिन घर पे ही रहा होगा? हाँ साहब, क्यों पूछ रहे? तो फिर सुबह 9:30 बजे चिन्मय पाटिल के गैराज पे तेरी गाड़ी खुद ब खुद चली गई थी धुलने के लिए। आपका तीर एकदम निशाने पे लगा है साहब। ये दोनों ड्राइवर राजेश तिवारी और अजय देशपांडे की एक एक हरकत पता की है हम लोगों ने।
और क्या पता चला दोनों के बारे में? राजेश तिवारी खुद तो क्लीन है साहब, लेकिन ये अजय देशमाने, इसने 4 सितंबर की सुबह 9:30 बजे चिन्मय पाटिल के गराज में अपनी गाड़ी क्लीन करवाई है। और ये चिन्मय और अजय दोनों दोस्त हैं साहब। और सर, स्पीड अप कैब सर्विस से हमने पता किया 4 सितंबर की दोपहर 3 बजे से पहले कोई बुक नहीं ली थी अजय ने। और स्पीड अप कैब के रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि ज्योति ने एयरपोर्ट जाने के लिए कोई टैक्सी बुक नहीं की थी, राइट? यस सर। आप समझिए। कुलकर्णी, पहले इस चिन्मय पाटिल को उठाओ और बाद में अजय को। अब ये केस सॉल्व हो जाएगा। चिन्मय पाटिल। जी मैडम, मैं ही हूँ। 4 सितंबर को अजय देशमाने की गाड़ी तूने धोई थी? हाँ मैडम, वो हमेशा गाड़ी धुलवाने के लिए मेरे पास ही आता है, दोस्त है वो मेरा। आज तेरी धुलाई की बारी है, चल। हाँ साहब, खून के धब्बे थे गाड़ी में। और खून के धब्बे देखने के बावजूद तूने गाड़ी को धो दिया, पूछा नहीं उससे? नहीं साहब, मैंने पूछा था उससे। तेरी गाड़ी की बैक सीट पे खून का है। ये देख, अगर कोई लफड़ा रहेगा ना। अरे यार, कोई लफड़ा नहीं किया। अरे खून है इसीलिए तो धुलवाने लाया हूँ, वरना अभी 2 दिन पहले तो धुलवाई थी गाड़ी। अरे लफड़ा नहीं है तो खून कहाँ से आया? सुबह सुबह बुकिंग छोड़कर वापस आ रहा था तो हाईवे पर एक का एक्सीडेंट हुआ था। अब उस बेचारे को अस्पताल लेके गया तो उसी का खून लगा होगा शायद। अरे मैंने पुलिस को रिपोर्ट की है, अब एक्सीडेंट करने वाला पकड़ा गया है नहीं वो पता नहीं है मुझे। साहब, आप चाहिए तो उसको पूछ सकते हैं कि मैंने उसको पूछा था कि नहीं और उसने बोला था कि नहीं। साहब, आप ऐसा खाली फोकट मुझे मत। खाली फोकट? धोने से पहले तूने से पूछा कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, कहाँ हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया या नहीं करवाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया या नहीं किया? पूछा ये सब? नहीं साहब, मैंने इतना सोचा नहीं था साहब, मेरे को लगा दोस्त है, झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलेगा तेरी धुलाई तेरी गाड़ी से बढ़िया करेंगे, इतनी गारंटी देता हूँ। गलती हो गई साहब। अरे भैया सुनो ना, मुझे सुबह 3:45 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। आप आ जाओगे? वही आना जहाँ अभी ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ मैडम, आ तो जाऊंगा, लेकिन इतना सुबह थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। कितना ज्यादा? 1500 रुपये लगेंगे मैडम। 1500? हाँ। 1000 ले लेना, 1000 बहुत है एयरपोर्ट के लिए। इतनी सुबह मैं घर से आऊँगा आपको पिकअप करने होटल बोरीवली, उसके बाद आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाऊँगा। अच्छा, इतनी सुबह अगर आपने एडवांस में बुकिंग की तो भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा ना, फालतू में टाइम जाएगा मैडम। मतलब वो गाड़ी टाइम पे आई नहीं आई। अच्छा चलो ठीक है, 1200 ले लेना, पर आ जाना। ठीक है मैडम, आ जाऊंगा। मैडम, आप कल सुबह थोड़ा चल के आ जाएंगी वो नाके तक? क्या है ना, सुबह अगर कोई गाड़ी लेके आया होटल में तो ना वो निकल पाएगा ना मुझे निकलने देगा, फालतू में टाइम खराब होगा और चेकिंग वेकिंग में भी टाइम जाएगा ना। अच्छा, जिस नाके से अभी हमने टर्न लिया वहीं पर आना है? हाँ वही। मैं ठीक 3:30 बजे पहुंच जाऊंगा, आप आ जाना। और मैडम, मतलब तो पहले से सोच के आया था कि मर्डर करना है? इसलिए होटल के सीसीटीवी के बाहर बुलाया। मारा क्यों? वो दिखने में पैसे वाली हाई फाई लग रही थी, कपड़ा भी अच्छा पहनी थी। 1200 क्या वो 750 बोलती तो भी मैं जाता। मुझे लगा अच्छा पैसा होगा उसके पास। मैं एक मौके की तलाश में था, गोरेगांव के पास पहुंचने तक उसकी आंख लग गई, मुझे मौका मिल गई। मैंने आरे की तरफ गाड़ी मोड़ी। प्लीज मत मारो मुझे, मत मारो। तुम्हें जो चाहिए ले लो, प्लीज मत मारो।
पैसे कितने मिले? पर्स में भी खाली 3,000 कैश निकला। वो 3,000 के अलावा और कुछ नहीं मिला साहब। मैंने सोचा वापस जाकर घड़ी अंगूठी सोने वोने का कुछ होगा तो निकाल लूंगा, पर फिर मैं डर गया। वापस गया और कोई आया तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसे देखकर तुझे लगा कि इसके पास बहुत कैश होगा? हाँ साहब, गाड़ी में वो साहब और मैडम डिज़ाइन विज़ाइन की कुछ 25-50 लाख की बात कर रहे थे। मुझे लगा 40-50 हज़ार तो होगा ही इनके पास। ज्योति के अलावा और कितने लोगों को मारा तूने? और कितने लोगों को लूटा? नहीं साहब, और किसी को नहीं लूटा, और किसी को नहीं मारा मैंने। वो तो मैंने सोचा था इनको बेहोश करके लूट लूंगा और छोड़ दूंगा, पर वो मैडम जाग गई और गाड़ी में चाकू फ्रूट काटने के लिए रखता है? साहब वो तो मैंने अपने लिए रखा था कि रात में कोई मुझे ना लूट ले। तुझे लूटेगा कोई? तुझे लूटेगा? हाँ? तुझे लूटेगा कोई? ज्योति शर्मा की बॉडी उसके पति अनुराग शर्मा को सौंप दी गई और सायराबाद में अनुराग और उसके घर वालों ने ज्योति का अंतिम संस्कार कर दिया। अजय देशमाने पर ज्योति शर्मा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201 और लूटपाट के लिए आईपीसी की धारा 397 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, राधिका झा का केस सॉल्व हो गया है। राधिका मिल गई? हाँ, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। राधिका के पिता रमाकांत का कॉल आया था कि राधिका ने उनको कॉल करके बताया कि उसने शीला को नितिन और उसके पार्टनर से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। राधिका को जैसे ही पता चला कि उसकी सौतेली माँ उसको बेचने वाली है, वो घर छोड़ के भाग गई। लेकिन अब जहां भी है ठीक है। सुनकर अच्छा लगा कि नैना और राधिका दोनों सही सलामत हैं। पर ज्योति, उसके साथ बुरा हुआ। ज्योति शर्मा के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुखद और दर्दनाक था। इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं थी। वो बेचारी कैसे सोच सकती थी कि एक साधारण सा दिखने वाला टैक्सी ड्राइवर जो उसे होटल छोड़ने जा रहा था, वो रात में उसे मारकर लूटने की प्लानिंग कर रहा था। आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी वजह से मिलने वाले, आसपास घूमने वाले सभी लोगों को तो शक की निगाह से नहीं देख सकता। बेशक हम हर किसी को तो शक की निगाह से नहीं देख सकते, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप देर रात कहीं अकेले जा रहे हो तो अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपने दिमाग में कोई षड्यंत्र लेकर घूम रहा है, लेकिन ये पहचान पाना भी तो मुश्किल है ना कि किसके इरादे नेक हैं और किसके नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।